आज हम न्यू चैप्टर तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स इसे पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम सबसे पहला हेडिंग पढ़ेंगे तरंगाग्र। लेकिन उससे पहले मैं इस चैप्टर की कुछ हिस्ट्री, इसकी उपयोगिता, इसकी आवश्यकता, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा। प्रकाश के चलने के बारे में कि प्रकाश किस रूप में चलता है, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक किस रूप में आता है, इसके बारे में लोगों के अलग अलग मत थे। न्यूटन का मानना था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलते हैं। जब ये छोटे छोटे कण, जिन्हें कणिकाएं कहते हैं, जब ये कणिकाएं हमारी आंख की रेटिना पर गिरती हैं तो हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर जब प्रकाश के घटनाओं की व्याख्या की गई तो कुछ व्याख्याओं को एक्सप्लेन करने में न्यूटन का कणिका सिद्धांत असफल रहा, जिनमें कुछ घटनाएं थीं विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि। जब न्यूटन का कणिका सिद्धांत इन घटनाओं को एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो एक लंबे समय के बाद हाइगेंस ने, हॉलैंड के साइंटिस्ट थे हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तो प्रश्न उठा कि तरंग के लिए तो माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन सूर्य से प्रकाश तो बिना माध्यम के ही यहाँ आ रहा है। तो हाइगेंस ने एक काल्पनिक, भारहीन, बहुत हल्के माध्यम की कल्पना की, जिसे ईथर कहा गया। तो हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और एक ऐसे माध्यम में चलता है जिसका घनत्व बहुत कम है और प्रत्यास्थता बहुत अधिक है, जिससे प्रकाश के चलने के लिए उसकी चाल का फॉर्मूला ये होगा, और इससे घनत्व कम होगा तो चाल ज़्यादा होगी, प्रत्यास्थता ज़्यादा होगी तो भी चाल ज़्यादा होगी। तो प्रकाश तीव्र वेग से उस काल्पनिक माध्यम ईथर में चलेगा। घनत्व कम का तात्पर्य है जिसमें अणुओं की संख्या नगण्य हो, निग्लिजिबल हो, अर्थात निर्वात की तरह हो। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से जब घटनाओं की व्याख्या की गई, प्रकाश से संबंधित जो भी घटनाएं थीं उनको एक्सप्लेन किया गया, तो कुछ घटनाओं को हाइगेंस का तरंग सिद्धांत भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे प्रकाश, वैद्युत प्रभाव, इन घटनाओं को न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और इसे हाइगेंस वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो बड़ा एक समस्या वाली बात उत्पन्न हुई कि आखिर प्रकाश को माना क्या जाए। तो ये दोनों सिद्धांतों में विवाद लंबे समय तक चलता रहा। बाद में एक अन्य वैज्ञानिक थे, फोको। तो फोको ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जल में प्रकाश की चाल को मापा, और जो जल में प्रकाश की चाल उनके प्रयोग द्वारा आई उसने हाइगेंस के सिद्धांत को समर्थन दिया। तो हाइगेंस के सिद्धांत को समर्थन मिला, तो फोको के प्रयोग ने दोनों सिद्धांतों में चले आ रहे विवाद को समाप्त कर दिया। ये ऐतिहासिक महत्व है फोको के प्रयोग का।
तो बाद में ये माना गया कि सभी घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए प्रकाश को ना तो कण मान सकते हैं ना तरंग मान सकते हैं, उसकी प्रकृति दोहरी होगी। तो आधुनिक युग में, आज के समय में प्रकाश का जो नेचर है वो दोहरी प्रकृति का है। प्रकाश बल्ब से आ रहा है, सूर्य से आ रहा है, छोटे छोटे कणों के रूप में आ रहा है जिनको फोटोन कहते हैं, और फोटोन से तरंग जुड़ी होगी जिसकी तरंग दैर्घ्य हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकेंगे, लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन ई, जहाँ h प्लांक नियतांक है, c प्रकाश की चाल है और e फोटोन की ऊर्जा है। तो बल्ब से, सूर्य से या कहीं मोमबत्ती या कोई अन्य प्रकाशित वस्तु से आने वाली जो एनर्जी है वो छोटे छोटे कणों के रूप में आती है जिन्हें फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की एनर्जी ये होती है। इसे प्लांक द्वारा दिया गया था। ये कण वाइब्रेशन करते हुए आ रहे हैं तो उनके वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी अगर वो न्यू हो तो E इक्वल टू एच न्यू होगा, जहाँ न्यू फोटोन की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो ये हमने थोड़ी सी इसकी समरी, सारांश बताया। जितना मैंने मौखिक सारांश बताया, इसमें पाठ्यक्रम में जो न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, उसका थोड़ा सा जिक्र किया है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस में है वो। लेकिन कहानी चैप्टर की बतानी आवश्यक था वो। और इसमें पाठ्यक्रम में है हमारा तरंगाग्र, वेवफ्रंट, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, सेकेंडरी वेवलेट जो थ्योरी है, और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या। इतना चैप्टर में टॉपिक है। तो शुरू करते हैं हम। तरंगाग्र, इंग्लिश में कहते हैं वेव फ्रंट। इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। हमारे कॉलेजेस में पीटी होती है, तो पीटी जब होती है तो सभी बच्चे एक साथ हाथ चलाते हैं, ऐसे हाथ फैलाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो सबके हाथ और पैर समान कला में गति करेंगे। ऐसे ही जब सूर्य से प्रकाश चला, किसी बल्ब से प्रकाश चला, तो वो कण जब वाइब्रेशन कर रहे हैं तो जितने स्थान में एक ही कला में वाइब्रेशन हो रहे होंगे, वो उतना स्थान, उतना क्षेत्र तरंगाग्र कहलाता है। जैसे पीटी जहाँ कर रहे हैं तो उस पृष्ठ को जहाँ कर रहे हैं उस पृष्ठ की कल्पना करें कि इस पर सभी समान कला में हाथ पैर चला रहे हैं। ऐसे ही प्रकाश के जब फोटोन आते हैं तो वो जिस स्थान पर एक सी कला में वाइब्रेशन करते हैं उस क्षेत्रफल को तरंगाग्र कहते हैं, उस सरफेस को, उस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, उसे तरंगाग्र कहते हैं।
उसे तरंगाग्र कहते हैं। एग्जाम में तरंगाग्र के टाइप पूछ लेते हैं कि सूर्य से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र पृथ्वी पर किस प्रकार का होगा। तो प्रकार हम जानते होंगे, उनके जो टाइप हैं हम बताएंगे तो आराम से हम उसका जवाब बता सकेंगे। तरंगाग्र के प्रकार। नंबर एक है गोलीय तरंगाग्र। आखिर ये बनता किससे है? ये बनता है बिंदु प्रकाश स्रोत से। बिंदु प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होता है। बिंदु प्रकाश स्रोत वो होगा जो हमसे दूर हो, छोटा प्रकाश स्रोत। या तो छोटा प्रकाश स्रोत है, जैसे कोई छोटा बल्ब है, दीवार पे बल्ब लगा है, तो एक दीवार से दूसरी दीवार पर प्रकाश जाएगा तो गोलीय तरंगाग्र होगा। या प्रकाश स्रोत अगर बड़ा है, जैसे सूर्य, तो वो हमसे बहुत दूर हो, दूर होने पर भी हमें छोटा दिखेगा, वो भी हमारा कहलाएगा बिंदु प्रकाश स्रोत। खैर, 2 समतल तरंगाग्र। हमने देखा है मोबाइल में वाईफाई का एक सिंबल होता है बना हुआ इस तरह से, ऐसे। तो वो वाईफाई का सिंबल ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम दूर को जाएंगे, इसकी जो वक्रता है वो घटती जाएगी। इस सीधे होते जाएंगे सिग्नल, रेंज बढ़ती जाएगी। जितना पास है उतना मोड़ ज़्यादा है, तो जितना दूर है उतना ही मोड़ उसका बढ़ता जाएगा। तो बढ़ते बढ़ते एक स्थिति में जाकर प्लेन हो जाएगा। तो जहाँ बल्ब जल रहा हो, जहाँ सूर्य हो, उसके आसपास गोलीय तरंगाग्र होगा, ऐसे याद कर लें। और दूर जाने पर प्लेन समतल तरंगाग्र होगा। तो बल्ब के पास गोलीय, दूर जाने पर समतल। प्रकाश स्रोत से दूर। प्रकाश स्रोत भी कैसा होना चाहिए? बिंदु। तारे, सूर्य, बल्ब, ये दो तो क्लियर हो गए। तीसरा ये होता है बेलनाकार तरंगाग्र। रेखा छिद्र में से निकलने वाला प्रकाश, स्लिट। जैसे कोई पाइप हो हमारे पास, ये खोखला पाइप है, हमने ब्लेड से इसको काट दिया तो जो बारीक लकीर बनी वो कहलाएगी स्लिट। अंदर इसके कोई लाइट जल रही है, तो इस बारीक स्लिट में से जो प्रकाश निकलेगा उससे जो तरंगाग्र बनेगा वो बेलनाकार तरंगाग्र होगा। रेखा छिद्र से या कहिए स्लिट से उत्सर्जित प्रकाश से उत्पन्न तरंगाग्र। ये हमने तरंगाग्र के बारे में बताया। अब हम पढ़ते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को, जो यूपी बोर्ड कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हाइगेंस के
द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट और यूपी बोर्ड 2024, यूपी बोर्ड परीक्षा 2024। इसमें 3 पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1, जब कोई प्रकाश स्रोत जलता है या प्रकाश स्रोत प्रकाश उत्सर्जित करता है तो वह प्रकाश सभी दिशाओं में समान रूप से उत्सर्जित होने लगता है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश सभी दिशाओं में उत्सर्जित होता है। पॉइंट नंबर 2, जैसे बल्ब है, यहां एक बल्ब है और बल्ब से क्या निकल रहा है? प्रकाश। तो वो जो प्रकाश निकल रहा है, तरंगे निकल रही हैं, वो तरंगे जब माध्यम के अन्य कणों से टकराएंगी, ये तरंग जब किसी अन्य कण से टकराएंगी तो ये तरंग समाप्त हो जाएगी, कण अवशोषित कर लेगा और एक नई तरंग निकलेगी जिसे द्वितीयक तरंगिका कहेंगे। द्वितीयक तरंगिका, ये दूसरा पॉइंट है। प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली तरंगें माध्यम के कणों से टकराती हैं तो कण के कंपन बढ़ जाते हैं और कण से एक नई तरंग निकलती है जिसे द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। जब तरंग माध्यम के कण से टकराती हैं तो कण के कंपन बढ़ जाते हैं और कण से नई तरंग उत्सर्जित होती है जिसे द्वितीयक तरंगिका कहते हैं, जिसे द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। ये है, इसीलिए हाइगेंस के सिद्धांत का नाम पड़ा हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। जैसे मैंने टॉर्च जलाई, टॉर्च जलाने के बाद समतल दर्पण या शीशे पर गिरी, वहां से जब रिफ्लेक्ट होगी, जो परावर्तित किरण होगी, वो परावर्तित किरण द्वितीयक तरंगिका कहलाएगी। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट था बल्ब जलेगा तो उससे निकलने वाली तरंगें सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, इधर को सभी दिशाओं में। दूसरा पॉइंट, जब ये तरंगें माध्यम के कणों से टकराती हैं तो कण से नई तरंग निकलती है जिसे द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, किसी तरंगाग्र की नई स्थिति बताने के लिए हमें उस तरंगाग्र का इनवेलप खींचना होता है। इनवेलप क्या होता है वो हम चित्र बनाएंगे, उसके द्वारा बताएंगे। किसी तरंगाग्र की नई स्थिति बताने के लिए
तरंगाग्र का इनवेलप खींचते हैं। देखिए कैसे खींचते हैं, क्या मामला है, इस पॉइंट का अर्थ क्या है। यहां एक प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत जब है तो इसके आसपास तरंगाग्र होगा गोलीय, जैसे वाईफाई के निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं, इस तरह का। इस तरंगाग्र का नाम रखा मैंने एबी, और ये गोलीय तरंगाग्र है, गोलीय तरंगाग्र। हमें टी समय के बाद इसकी नेक्स्ट पोजीशन बताना है कि ये कहां होगा। तो तरंगाग्र की जो चाल है वो है v, तो हम लिख रहे हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो ये हो गया v इंटू टी। इतनी दूरी लेकर इस पृष्ठ पर गोले खींचेंगे, और इन गोलों को स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींचेंगे इस तरह से, और एक पृष्ठ इधर खींचेगा, तो यहां पृष्ठ हो गए 2। तो जो अगला पृष्ठ होगा उसका नाम होगा ए डैश बी डैश, और इधर वाले का नाम होगा ए डबल डैश बी डबल डैश, और जो ओरिजिनल है वो बीच में है ए बी। तो टी समय के बाद ये जो बीच में ब्लू कलर से दिखा रहे हैं तरंगाग्र, ये टी समय के बाद यहां पहुंच जाएगा, अगले टी समय के बाद और अगले पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार हम चित्र के द्वारा इसकी नेक्स्ट पोजीशन को बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनवेलप क्यों कहा गया। ऐसा लग रहा है कि दो कागज के लिफाफों के बीच में कुछ गोले भर दिए गए हो, इसलिए इसका नाम क्या है, इनवेलप, लिफाफा। जबकि ये इस गोलों को स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे गए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बल्ब से दूर जाएंगे, ये तरंगाग्र गोलीय से बदलकर समतल हो जाएगा। तो यहां आकर इसका चित्र होगा, ये इनके केंद्र हो गए। ये स्पर्श करते हुए पृष्ठ, ए बी, ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो बोर्ड परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम ये तीनों पॉइंट लिखेंगे, ये चित्र बनाएंगे, और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हाइगेंस इसकी नेक्स्ट पोजीशन को तो स्वीकार करते हैं कि हाँ ये टी समय के बाद आगे पहुंच जाएगा, ये आगे पहुंच जाएगा, लेकिन जो पिछली पोजीशन है ए डबल डैश बी डबल डैश, उसे हाइगेंस स्वीकार नहीं करते हैं, केवल अगली पोजीशन को ही स्वीकार करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या। इसकी इंग्लिश हो जाएगी
एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी। परावर्तन के नियमों की व्याख्या या परावर्तन की व्याख्या, इसमें हम परावर्तन के नियमों को सिद्ध करेंगे, वो हमें पता होने चाहिए। परावर्तन के नियम है, एक है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमें सिद्ध करने हैं। इन्हें सिद्ध करने के लिए थ्योरी मानी जाती है माना जेड डैश कोई परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब मुंह देखने का शीशा, चिकना तल, इस तरह का। इस पर कोई समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है। कोई वेव फ्रंट आ रहा है और तिरछा आपतित हो रहा है। इसका डेली लाइफ में अर्थ है कि इधर से हमने टॉर्च जलाई, टॉर्च के जलाने पे यहाँ लाइट गिर रही है, गिरेगी, लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर को जाएगी। तो यह प्रकाश की किरणें हैं। वी चाल से आ रही हैं। जो किरणें आ रही हैं, उन किरणों के तरंगाग्र जो होगा लंबवत होगा। तो ब्लैक पेन से मैं दिखा रहा हूं, यहाँ ये है और यहाँ ये है। इसका नाम है ए बी। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत कहता है कि जब ये तरंगाग्र यहाँ पृष्ठ पर बी बिंदु पर टच करेगा, स्पर्श करेगा, तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिका निकलेगी, सेकेंडरी वेव निकलेगी, जो उस माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये और ये जो ए सिरा है, ये वाला सिरा यहां तक पहुंचने में टी टाइम लेता है। तो ये यहां से यहां तक पहुंचेगा टी टाइम में। यहां का बिंदु हो गया बी डैश। जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो यहां से भी एक दूसरी तरंग निकलेगी, वो ये होगी। एक बार डायग्राम की थ्योरी रिपीट करते हैं। हमने अगर इधर से टॉर्च जलाई, यहां शीशा रखा है, तो रिफ्लेक्शन इधर जाएगा, उसी को बनाया गया है। माना कोई समतल तरंगाग्र AB परावर्तक पृष्ठ पर तिरछा आपतित होता है, इंसिडेंट होता है। सबसे पहले इसका बिंदु B यहाँ टच करेगा, स्पर्श करेगा, यहाँ से द्वितीयक तरंग का इस माध्यम में चली जाएगी। क्योंकि माध्यम एक ही है तो इसकी चाल भी V होगी। बिंदु A B डैश तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है? T। जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, उतनी देर में ये तरंग यहाँ जाली होगी। तो माना हमने कि यहाँ तक पहुंच गई, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया और यहाँ नाम रखा A डैश। तो ये तो हो गया आपतित तरंगाग्र, ये हो गया परावर्तित तरंगाग्र। ये इसकी थ्योरी हो गई। कोण, ये कोण हो गया I और ये कोण हो गया R। अभिलंब एक ये है और एक अभिलंब ये है। अगर ये एंगल I है तो ये एंगल भी I होगा, ये R है तो ये एंगल भी R होगा, इक्वल होंगे। क्योंकि यहां से यहां तक I है और ये अभिलंब है इस पर, तो ये पूरा 90 होगा। 90 होगा तो ये I है तो ये 90 माइनस I होगा, ये 90 माइनस I और ये फिर पूरा 90। तो 90 में से 90 माइनस I गया तो I बचेगा।
खैर, या ऐसे याद रख लें, ये आई है तो ये आई होगा। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। ए से बी डैश तक पहुंचने में लगा टाइम, तो ये ए बी डैश दूरी लिख रहे हैं हम। दूरी ए बी डैश, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बी ए डैश इक्वल टू बी ए डैश इक्वल टू चाल गुणा समय। सिंपली ये डिस्टेंस लिख ली, ये डिस्टेंस लिख ली। देखा दोनों के मान बराबर हैं तो इन्हें बराबर कर सकते हैं। ए बी डैश इक्वल टू बी ए डैश, इक्वेशन फर्स्ट। यहां दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है। इन दोनों समकोण त्रिभुजों में कुछ विशेषताएं हैं। विशेषता नंबर 1, इसका एक एंगल ये इस एंगल के बराबर है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए डैश, प्रत्येक 90 डिग्री का है। इसकी एक साइड के बराबर है। इसमें ये ए बी डैश और बी ए डैश बराबर है, ये लिखा है। तीसरी बात, इसमें जो ये साइड है ए बी बी डैश, ये कॉमन है, इसका भी कर्ण यही है, हाइपोटेनियस, इसका भी कर्ण यही है। तो दोनों त्रिभुज में ये वाली साइड कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो बी बी डैश इज कॉमन, ये कॉमन है। तो ये जो 3 पॉइंट हमने यहां लिखे, ये 3 पॉइंट दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट करने की कंडीशन होती है। जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी बी डैश और त्रिभुज बी ए डैश बी डैश सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होंगे तो इस त्रिभुज के, इन त्रिभुजों के जो अदर कोण होंगे, अन्य कोण होंगे, वो इक्वल हो जाएंगे, तो I इक्वल टू आर हो जाएगा। इसलिए कोण I इक्वल टू कोण R, इसे कहते हैं आपतन कोण और इसे कहते हैं परावर्तन कोण। ये हो जाएंगे। यह परावर्तन का द्वितीय नियम है। यह परावर्तन का द्वितीय नियम है। एक नियम इसका सिद्ध करने को बचा। अब प्रथम नियम कैसे सिद्ध करें? तो चित्र से क्लियर है कि आपतित तरंगाग्र भी बोर्ड के समांतर बनाया है, परावर्तित तरंगाग्र भी बोर्ड के समांतर है, तो ये एक ही तल में है। चूंकि तरंगें तरंगाग्र के लंबवत चलती हैं, अतः आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। यह परावर्तन का प्रथम नियम है। चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर
अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। यह परावर्तन का प्रथम नियम है। परावर्तन का प्रथम नियम, और ये द्वितीय नियम है। तो इस प्रकार हमने हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या की। जो कुछ हमने अभी पढ़ा, इस पर आधारित वेरी शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है वो देख लें एक आध। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत किस घटना को एक्सप्लेन नहीं कर सका? ऑप्शन: व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो सही क्या होगा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जो छत पर हमारे सोलर पैनल रखा होता है वो किस कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट, न्यूटन का कणिका सिद्धांत किस घटना की व्याख्या कर सका? उसके द्वारा हम किसको एक्सप्लेन कर सके? ऑप्शन है ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन और प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है, पार्टिकल थ्योरी, जिसको बाद में आइंस्टीन ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक्सप्लेन किया है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या न्यूटन का कणिका सिद्धांत करता है, पार्टिकल थ्योरी करती है। एक एग्जाम में जो हमने आज तरंगाग्र पढ़ा, उससे संबंधित क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? सूर्य का तरंगाग्र क्या होगा? तो इसमें ये बात नहीं क्लियर की कि सूर्य का अंतरिक्ष में या सूर्य का पृथ्वी पर। अगर सूर्य का वहीं अंतरिक्ष में पूछते हैं तरंगाग्र तो गोलीय होगा, और अगर उसका पृथ्वी पर पूछते हैं तरंगाग्र तो समतल होगा, क्योंकि उसकी दूरी वहां से यहां तक ज्यादा है। दूरी बढ़ने पर वक्रता समतल होती जाएगी, घटती जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी दीवार पर एक बल्ब लगा है तो उसका तरंगाग्र दूसरी दीवार पर किस प्रकार का होगा? तो वो गोलीय लेंगे हम, क्योंकि बल्ब सूर्य की तुलना में तो बल्ब बहुत छोटा है, तो एक दीवार से दूसरी दीवार पर जाने पर तरंगाग्र समतल होगा। तो इस प्रकार हमने कुछ इसमें बातें बताई, और नेक्स्ट वीडियो में हम हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या पढ़ेंगे और उसके साथ में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। आज का काम इतना ही। धन्यवाद।